चलिए चैप्टर फर्स्ट का आपका ऑलमोस्ट आज रिवीजन फिनिश होने वाला है। मैंने आपको याद आ रहा हो गॉस थ्योरम के अंदर फ्लक्स के फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवाए थे। फाई इज इक्वल टू बी इन ई इंटू ए, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो फाई इक्वल टू ई ए और फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन पर बेस्ड कल सैटरडे तक आपको मैं 2 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। आज बच्चे फर्दर आगे के टॉपिक्स देखिए। अब गॉस थ्योरम आपने पढ़ा था फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो जल्दी देखिए प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। बेटा गॉस थ्योरम का प्रूफ आ जाता है एग्जाम में। ये आपके पास एक सरफेस दिया हुआ है स्फेरिकल शेप का। बच्चे इसका क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया आपको ए दे रखा है, एंटायर स्फेयर का ये गोला दे रखा है। इस स्फेयर का वॉल्यूम एरिया ए है और बच्चे इस स्फेयर का रेडियस आर है। अरे अब शांत हो जाओ, आवाज नहीं। ये स्फेयर आपके पास जो दिया हुआ है, जब बेटा इसको चार्ज दिया गया स्फेयर को, वो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन चार्ज ऐसा बिहेव करता है जैसे मानो कहां पर है, सेंटर पर। तो यहां पर गोले को दिया गया चार्ज उसके सेंटर पर एज्यूम किया जा रहा है। डन। तो भैया स्फेयर का एरिया ए है और गोले को स्फेयर को दिया गया चार्ज प्लस क्यू सेंटर पर मौजूद है। अब सभी बच्चे जानते हैं प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस बेटा बाहर की तरफ जाती हैं। डन। तो इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस की वजह से कहां जा रही हैं, बाहर की तरफ। अब यहां इस सरफेस पे स्मॉल एरिया डी ए कंसीडर कर लेना, विच इज स्मॉल डेरिवेटिव पार्ट ऑफ एरिया। इज दैट क्लियर? अब एक बात ध्यान रखना बेटा, इस दिए हुए एरिया पर जब नॉर्मल डालते हैं तो नॉर्मल ही कहलाता एरिया वेक्टर। तो यहां पे आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसी दिशा में है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस की वजह से बाहर जा रहा है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ जा रही थी, मैंने उसी पॉइंट के चारों तरफ क्या कट कर लिया, एक स्मॉल एरिया कट कर लिया, जूम कर लिया। अब ये जो स्मॉल एरिया बेटा, ये तो मैग्नीट्यूड है डी ए, इस पे नॉर्मल डाल दे। आप सब जानते हैं अब नॉर्मल डालते हैं, नॉर्मल की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की सेम होती है। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिशा में है, तो थीटा इक्वल टू कितना है इनके बीच, 0। तो इसे इस तरह थोड़ा मिला देते हैं लाइक दिस। रेडियस बच्चे आर है। अब सबसे पहले आपके पास जो स्फेयर दिया हुआ है, इस स्फेयर के छोटे से एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर के जाएंगी वो छोटा सा ही तो फ्लक्स क्रिएट करेगी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्मॉल फ्लक्स। तो बच्चे स्मॉल फ्लक्स सबको पता है डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए होता है, क्योंकि छोटे से एरिया में से निकल के जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोटा सा ही फ्लक्स पैदा करेगी। अब इसे ओपन कर, ई डी ए कॉस थीटा। बेटा थीटा कितना है इनके बीच, 0। ई और डी ए के बीच, ई और डी ए के बीच सेम दिशा में 0 एंगल है। तो फ्लक्स कितना आ गया आपके पास, ई इंटू डी ए। अब दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। बच्चे इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो इनके। तो बच्चे डी फाई कितना हो जाएगा, 5, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्योंकि सबको पता है वेरिएबल यहाँ एरिया है, तो बेटा एरिया का ही तो इंटीग्रेशन होगा। डी ए इज ए स्मॉल एरिया ऑफ स्फेयर। ऑब्वियसली बात है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज ए टोटल एरिया ऑफ स्फेयर। कोई बच्चा बताएगा गोले का टोटल एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। डन। ये आपका फ्लक्स आ गया है स्फेयर के लिए। अब आपको एक बात बता दूं बेटा, स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसका होता है, स्फेयर का। ओके, सेम वही फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का भी होता है। पॉइंट चार्ज भी एक स्फेयर की शेप का होता है ना। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर स्फेयर दिस है, इसे रख दे यहाँ पर इक्वेशन 1 में। तो फ्लक्स कितना आया, अरे बात ना करो, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर। देख भैया 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या प्रूफ हो गया, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूफ हो गया। डन। तो इसे कहते हैं हम
फ्लक्स, गॉस थ्योरम का फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। काफी आसान डेरिवेशन है, एग्जाम में आ जाता है, लेकिन आपको मैंने बताया प्रोबेबिलिटी। बच्चे बोर्ड में अब डेरिवेशनों की संख्या RD 10 से 12 नंबर की रह गई है। इसका मतलब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन और 0.1% आने के चांस हैं। तो क्या आ सकता है फिर? न्यूमेरिकल। बेटा इस पे मैंने आने वाले 4-5 सवाल 5-6 सवाल ऑलरेडी करा दिए थे सैटरडे वाले दिन। इस पे क्यूब वाले, स्क्वायर वाले, और इसके अलावा सिलेंड्रिकल शेप में जब एक सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल में रखा था एक्स एक्सिस में, तो याद है उसका टोटल फ्लक्स के अलावा और क्या निकाला था? चार्ज। तो इसी फॉर्मूले से निकला था वो। डन। तो क्वेश्चंस ऑलरेडी इस फॉर्मूले पे कर चुके हो। अब नंबर आता है एप्लीकेशंस का। चलिए एप्लीकेशंस पे आते हैं। बेटा गॉस के एप्लीकेशंस की खास बात ये है, 3 डेरिवेशन है, 3 में से एक तो हर साल आता है। इस साल पहला एप्लीकेशन आया था और उस पर न्यूमेरिकल जो अब मैं आपको कराने वाला हूँ इसी साल आया 2023 में। तो बच्चे एप्लीकेशन ऑफ गॉस, तो याद रखना बेटा गॉस का डेरिवेशन की प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ ना 0.1% आता, एकदम ना के बराबर आता ही नहीं है गॉस थ्योरम का डेरिवेशन। लेकिन आता क्या है फिर? एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन है भाई, 3 में से एक तो 100% में लिख के दे रहा हूँ, मिलेगा जरूर। इसी साल 2023 में आया था पहला एप्लीकेशन, और 3 साल पहले आपका वो 2019 की बता देता हूँ, ये तो कोविड लग गया बीच में। 2019 में आया था स्पेयर वाला। फिर कोविड लगने के बाद 2020 के सिलेबस में आप जानते हो क्या हुआ था, फिर तो एग्जाम भी नहीं हुए थे एक साल। तो डन। फिर इसके बाद जब पेपर हुए तो स्पेरिकल शेल वाला वो कट गया था बीच में से, तीसरा एप्लीकेशन कट गया था 2021 वाले सिलेबस में से। देन उसके बाद ये दोबारा से वापस आ चुका है। तो मैं अब आपको बता दूं तीसरा एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे से आप पूछो कि सर 2024 में कौन सा आ सकता है, मैं कहूँगा बेटा तीसरा एप्लीकेशन आ सकता है, पूरा चांस। पहला वाला आ चुका है तब तो वो आएगा नहीं, लेकिन करना तो ज़रूरी है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करोगे। चलिए पहला एप्लीकेशन सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a long straight positive charge wire, positive charge infinity length wire। ओके, पॉजिटिव चार्ज वायर लिख दो खाली, वही काफी है। आपको ये इंफिनिटी लेंथ वायर लिखा मिल सकता है। ये आपके पास बेटा एक पॉजिटिवली चार्ज वायर है, इधर की तरफ लिखूं, एक पॉजिटिवली चार्ज वायर आपको दे रखा है। इस पॉजिटिवली चार्ज वायर को हम इंफिनिटी लेंथ वायर भी बोलते हैं। इसकी वजह से अब आपको कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। तो सभी को पता है प्लस चार्ज हमेशा अपने चारों तरफ एक हाइपोथेटिकल सरफेस बनाता है। कोई भी करंट का तार हो वो हमेशा अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? एक हाइपोथेटिकल फील्ड बना लेता है। वो हाइपोथेटिकल आंखों से दिखाई नहीं देता, इमेजिनरी होता है वो सरफेस, और वो हाइपोथेटिकल सरफेस बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, करंट का तार है, उसके चारों तरफ क्या फैला रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। अब करंट का जो लंबा तार होता है उसके चारों तरफ फैलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सिलेंडर की शेप का होता है। एग्जैक्टली। और ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कहलाता है, और ये हाइपोथेटिकल्स होते हैं। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे आपको मिले 3 पॉइंट, एक ए, बी और बेटा एक कर्व सरफेस पर। कर्व सरफेस पे सी पॉइंट मैं स्मॉल एरिया की फॉर्म में ले लेता हूँ। ये कर्व सरफेस आप जानते हैं सिलेंडर के 3 पॉइंट होते हैं, 2 होते हैं फेस एंड किनारे वाले भाग, और तीसरा सरफेस कैसा होता है? कर्व। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, और बेटा ए पॉइंट पर, ए सरफेस पर अगर आप नॉर्मल डालोगे कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो बेटा इस पे नॉर्मल डाला वो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है? 90, cos 90 0। सेम बी पे आ जा, बी की वजह से भी इलेक्ट्रिक लाइन बाहर को जा रही है, और अगर नॉर्मल डालोगे तो वो नॉर्मल नीचे को जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ई और डी ए के बीच में यहाँ पे बच्चे एंगल कितना है? 90। तो सीधी बात है सिलेंडर के फेस एंड पर फ्लक्स 0 होता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, ई इंटू डी ए होता है।
ऑब्वियस सी बात है ई और डी ए के बीच में एंगल अगर 90 हो जाए, पूरा एंगल का फॉर्मूला कॉस थीटा था, तो कॉस 90 0। तो अब केवल और केवल कौन सा सरफेस, कौन सा पॉइंट बचा, सी, विच इज अ कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस पे बच्चे मैंने एक स्मॉल एरिया डी ए कंसिडर कर लिया है ना। कर्व सरफेस तो पूरा कर्व्ड है, कहीं भी ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, कहीं भी ले ले। सब जानते हैं प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ जाती है, बाहर की तरफ। बेटा इस स्मॉल एरिया पे डाला गया नॉर्मल भी बाहर की तरफ जाएगा, तो ई और डी ए के बीच में कर्व सरफेस पे एंगल कितना है, 0, तो यहाँ प्लस मिलेगा। तो आपको सीधा डेरिवेशन क्या करना है, टोटल फ्लक्स से चालू करना है। आप सीधा डायग्राम बना के थ्योरी ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलते हैं। 2 नंबर का डेरिवेशन आता है, 2 नंबर में क्या क्या लिखोगे, आधे नंबर का डायग्राम, 1.5 नंबर का डेरिवेशन, फिर 3 नंबर में न्यूमेरिकल आया था इसका, जो इस साल आया था। मैं आपको उसके आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बेटा टोटल फ्लक्स क्या होता है, ए पॉइंट का फ्लक्स, बी पॉइंट का फ्लक्स, सी पॉइंट का फ्लक्स। बेटा तीनों को जोड़ दे, डन। अब सबको पता है E इंटू डी ए कॉस 90 ए वाले के लिए, बी वाले के लिए E इंटू डी ए कॉस 90, और सी वाले के लिए E डी ए कॉस 0। लिख के भी दिखा दो थोड़ा सा, डेरिवेशन को इज्जत भी दे दो कि हाँ थोड़ा सा लिख दिया हमने। अगर डायरेक्टली 0 लिख दोगे तो ये कहेगा भाई कुछ ज़्यादा डायरेक्ट मार रहा है, नंबर भी तो चाहिए नहीं। इतना भी डायरेक्ट मत करना कि सर हमें तो पता था, मैंने पहले 0 कर दिया। अरे लिख के तो दिखा दे कम से कम, 0 कैसा आया, अब आया ये 0 0। ये वाला क्या बचे, ई डी ए, ये तो 1 हो गया, तो ई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अंदर। ओके, सभी बच्चों को पता है यहाँ पर बच्चे डी ए स्मॉल एरिया सिलेंडर का है। ऑब्वियसली बात है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसका एरिया होगा, सिलेंडर का। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल। एच होता है एच, लेकिन एच की जगह यहाँ पे हम लेंथ ले रहे हैं एल, तो इसे लिखेंगे हम 2 पाई आर एल। फॉर्मूला आपने सही बताया, 2 पाई आर एच होता है, एच की जगह लेंथ एल ले रहे हैं। ओके, तो 2 पाई आर एल। सबसे पहले ये बताओ ये किसका एप्लीकेशन है, गॉस का। तो गॉस का एप्लीकेशन है, तो गॉस का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो भैया अब इस स्टेप के बाद फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। तो देखो यहाँ पर बाय गॉस, गॉस आप जानते हो बच्चे, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। रखो इक्वेशन 1 में रख दो, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो बेटा ई बराबर कितना आया, क्यू अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ लिखो आर एल। अब सही है, ये अपॉन में आ गया ना 2 पाई आर एल, तो क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। सभी बच्चों को पता है क्यू अपॉन एल क्या होता है, ये तो लैम्डा होता है, याद आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। रिवीजन के 2 दिन पहले रिवीजन के दौरान बताया था फॉर्मूला मैंने। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा ये लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, याद रखना, इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। कितना आसान डेरिवेशन है। अब आप सोचोगे सर 3 नंबर में, नहीं। अब सीबीएसई बोर्ड ने डेरिवेशनों की जो मात्रा है ना, कहते हैं कि बहुत लंबा डेरिवेशन है, वो मिलेगा 3 नंबर में। अब ये जो डेरिवेशन की लेंथ है बेटा 2 नंबर की है, आधे नंबर में आता है डायग्राम, 1.5 नंबर में होता है ये छोटा सा प्रूफ। डन। इसी के साथ 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया था। क्लियर, किसके कहाँ वेटेज होती है मैं आपको बताऊंगा। अगर डायग्राम बनाओगे न्यूमेरिकल का, उसके डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, और मैं आपको हर साल, अगर मेरे नोट्स देखो ना 15 साल के पुराने भी, तो वो न्यूमेरिकल मैं हर साल लिखवाता हूँ। बस ये है कि ये डेरिवेशन और वो न्यूमेरिकल बैक टू बैक 2023 में नंबर आया। रब कर दूं, मैंने अभी आपको बताया ना डेरिवेशन, तो बच्चे उंगलियों पर रट लो अच्छे से। ये तो ऐसा है कि फिजिक्स के ये मान के चलो बेस पढ़ रहे हो, डेरिवेशन एक्चुअल में फिजिक्स का बेस होता है। असली फिजिक्स तो डेरिवेशन के बियॉन्ड है। आई बात समझ में। तो कोशिश हमें करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, इससे आपका नेट और आईआईटी का जो प्री का एग्जाम जिसे हम मेंस बोलते हैं उसकी भी प्रिपरेशन हो जाती है। केवल बोर्ड के पेपर जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, नेट वालों तो मैं बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स तो फोड़ दोगे आप आराम से, लेकिन जो
आईआईटी वाले हैं वो आईआईटी का मेंस क्लियर कर देंगे अगर आप ये 12th के जो क्वेश्चन आंसर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस लेवल के ढंग से करते चले। हाँ, एडवांस तो भैया एडवांस ही होता है, आप भी जानते हो उसके लिए बहुत टफ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप मेंस निकाल दोगे 12th के इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करके। डन। कंपटीशन का ज़माना है, थोड़ा ऊंची सोच रखो, ज़िंदगी एक बार मिलती है, मेहनत करनी है, एक बार ढंग से करो। ओके, बाद में जाके हमारी उम्र पे आके पछताओगे कि अरे वाह, क्योंकि अगर हम भी सोचते हैं ना कि इस लेवल की आपकी उम्र में अच्छी सी मेहनत हो चुकी होती, करी थी, लेकिन फिर हम घुस गए कोचिंग की लाइन में, तो एक बार पैसा आदमी कमाने लग जाए फिर है ना, फिर आगे के वो ग्रोथ नहीं सोचता। और हमारे साथ वाले कम से कम कई ऐसे हैं 20-20, 25-25 लाख के पैकेज पर हैं, जिन्होंने निट एनआईटी से कर लिया, कई ऐसे थे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे, निट से कर लिया। आईआईटी तो क्रैक नहीं करा मेरे साथ वाले किसी बच्चे ने, लेकिन एनआईटी कॉलेज पकड़ लिया, उसका आज भी मेरे साथ वाले का 40 लाख का पैकेज लगा पड़ा है। तो देख के लगता है यार हम कहाँ रहेगा वो कहाँ चला गया। तो ज़िंदगी एक बार मिलती है तो मेहनत करो एक साथ, मतलब एक साल और लगा लेना, लेकिन ढंग का कॉलेज पकड़ लेना। और मैं इवन ये बताऊँ, बीटेक करे हुए एमआईटी कोई ऐसा नहीं है कि काफ़ी छोटा कॉलेज है, आपकी परसेंटेज अच्छी बनी हुई है टिल ये क्या कहते हैं 12th भी, और आपने अपनी बीटेक में भी अच्छी परसेंटेज अबव 80% छोड़ दी, तो रियल बता रहा हूँ कोई भी कंपनी आएगी ना आपको उठा के ले जाएगी। और एक बार कैंपस सिलेक्शन हो जाए फिर तो 2 साल उस कंपनी में काम करो, एक दो स्विच मारो, अगर तुम वहाँ पे ले रहे हो 30,000, सडनली दूसरी कंपनी 80,000 देगी। इतना बड़ा जंप जाता है, ये नहीं 5-6 हज़ार का जंप नहीं कह रहा, सीधा सीधा 30-40 हज़ार का जंप लगता है। ओके, तो कई एमआईटी के ऐसे बच्चे देखा 2-2 लाख के पैकेज, 2-2 लाख पर महीने के पैकेज पर हैं। बात समझ में आई? तो वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। ये मत सोचो कि मैं एनआईटी कॉलेज क्लियर करूंगा, आईआईटी क्लियर करूंगा तो ही अच्छा कमा पाऊंगा, नहीं। आप नॉर्मल मेरठ का भी कॉलेज पकड़ लोगे, कृष्णा कॉलेज है आपका काइट, वो सबसे बेस्ट है यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में, वहाँ से भी बीटेक कर ली तो बेटा वहाँ के भी कई ऊंचे ऊंचे पैकेज पर बच्चे काम कर रहे हैं, 30-40 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं। ओके, तो मेन चीज़ आप 12th स्टैंडर्ड, ये 2 साल आपके हैं, ये वाला साल 1 साल और दे दे, इस साल अपने है ना पूरा जी जान से मेहनत कर ले, पूरा जीवन सफल हो जाएगा। देखो आप एक क्वेश्चन देख, आपके पास इसी साल का क्वेश्चन, आपके पास बच्चे एक वायर दिया हुआ है और वो वायर टोटली पॉजिटिवली चार्ज है। क्वेश्चन में बोला गया है एंड एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज वायर। तो क्वेश्चन में साफ शब्द में लिखा हुआ है, डायग्राम नहीं दे रखा, डायग्राम का 1 नंबर था, आधा नंबर सॉरी, उसमें लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज वायर इन रेडियस आर, इन रेडियस आर, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, calculate its kinetic energy, also draw the graph between kinetic energy and lambda। बेटा लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ खींचना है और काइनेटिक एनर्जी का आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। 3 नंबर का था, आधा नंबर डायग्राम का, आधा नंबर बाकी कैलकुलेशन का। 4-5 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देख क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? सबसे पहले आप ये बताइए, ये वायर है बेटा, वायर से r दूरी पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज वायर, पॉजिटिवली चार्ज वायर अपने चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनाता है सिलेंडर के आकार का, और उस गॉसियन सरफेस की रेडियस r तक फैला रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आ गया? तो बेटा प्लस चार्ज के कारण यहाँ r दूरी पर इस पॉइंट पे क्या चीज प्रोड्यूस हो रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है λ/2πε0r। डन। और सभी को पता है, फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था, इसी में जो चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज अगर मौजूद है तो हमेशा उस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, F बराबर QE। डन, पहली बात पकड़ के रख ले, फोर्स लग रहा है F बराबर QE। अब ये इलेक्ट्रॉन बच्चे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, दैट्स व्हाई ये सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वेट कर देना, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन बैलेंस होकर इक्विलिब्रियम कंडीशन में चक्कर काट रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप भी जानते हो इलेक्ट्रिक फोर्स और बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में क्या करने हैं? इक्वल। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगा? क्योंकि प्लस वायर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहा था, तो प्लस वायर की वजह से बेटा r दूरी पर हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस वाला जो डेरिवेशन था उससे अभी कैलकुलेट करा था हमने, ये रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज होता है हमेशा उस पर फोर्स लगता है,
F बराबर QE, ओके सॉरी E बराबर F अपॉन Q, तो F बराबर QE और गोल गोल घूमने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स। जल्दी बताओ इस फॉर्मूला F बराबर क्या लिखूं? QE, QE बेटा यहाँ पे Q कौन है? E है, Q बराबर इलेक्ट्रॉन और सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। अब मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने अभी अभी लिखा था लैम्डा अपॉन 2πε0 r, यहाँ लिखा हुआ बच्चे mv² अपॉन r, r से r कट गया। अब आप खुद सोचो, अगर मैं दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दूं तो बच्चे हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, तो डिवाइडेड बाय हाफ लिख देना, खुद मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ई लैम्डा अपॉन 4πε0, बेटा ये हाफ mv², दोनों तरफ हाफ से डिवाइड करा था मैंने। अब ध्यान से देख, ये तो काइनेटिक एनर्जी बन गया, तो आंसर इज ई लैम्डा अपॉन 4πε0। कितना आसान है, हमें फॉर्मूला पता चल गया, हमें क्वेश्चन करने का तरीका पता चल गया, फिर आंसर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आई बात समझ में? तो कई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, लैम्डा की वैल्यू दे रखा होगा, आर की दे रखी होगी, ई निकाल दे, वो तो बड़ा आसान है। ये थोड़ा कंडीशन वाला क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन ये आसान होते कंडीशन वाले। अगर आप देखो तो बस आपको सोचना पड़ेगा, चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, गोल गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है, वैल्यू पुट करी आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब जल्दी बताओ ग्राफ, बेटा ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा, कोई बच्चा बताएगा कैसा ग्राफ होगा? बिल्कुल सही, स्ट्रेट लाइन, बेटा साफ दिखाई दे रहा है काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब आप खुद सोचो कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, बस एक बार सीख लो टाइप को तो अपने आप सवाल होने चालू हो जाते हैं। डन, अगला देखो जल्दी। अभी तो मैं एक एक क्वेश्चन जल्दी से डेरिवेशन के साथ साथ आपको करवा रहा हूँ, और वो क्वेश्चन ऐसे नोट में लिखे हुए हैं, अगर डेरिवेशन आता है ना 90% तो मेरी गारंटी है कि अगर न्यूमेरिकल आया उस डेरिवेशन का, तो डेरिवेशन के साथ लगता हुआ वही न्यूमेरिकल आएगा जो नोट्स में लिखा हुआ है। ज़्यादातर मेरे नोट्स में मैंने ये चीज़ें नोट की हैं, वो कोशिश यही रहती है कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस लिखवाएं। ये वाला एज इट इज आ गया, एक बार वर्क डन वाला आया था, वर्क डन का डेरिवेशन जो PE cos θ 1 माइनस cos θ अभी आया था मुश्किल से 3-4 साल पहले ही, उसके साथ जो 2 क्वेश्चंस मैंने नोट्स में करवाए हैं वो एज इट इज रखे हुए मिल गए थे। तो बच्चे इसीलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जो नोट्स में करा रहा हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, उनको जरूर करना, वो ऐसे के ऐसे रखे मिल जाते हैं कभी कभी। जल्दी से चलो, अब 2 एप्लीकेशन और है, आज ही खत्म करना मुझे। देखिए अगला वाला टॉपिक है बच्चे शीट, अगला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज शीट। ओके, इसे भी हम पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट कहते हैं बच्चे, पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शब्द लिखा मिले ना मिले, शीट शब्द देख लेना या प्लेट देख लेना, शीट प्लेट अगर शब्द है तो डेरिवेशन यही करना है। देख ये आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज शीट दे रखी है बच्चे, डन। बेटा इसका क्रॉस सेक्शन, इसका टोटल एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ए होगा। हमें करना क्या है, इस शीट के ऊपर एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, डीए छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, डन। अब इसके दोनों तरफ सिलेंडर के आकार के गॉसियन सरफेस बनेंगे। ओके, एक तरफ की लेंथ L है, तो दोनों की लेंथ मिलाओगे तो टोटल लेंथ कितनी होगी सिलेंडर की? 12। तो याद ना, कोई चादर है, लोहे की चादर आपने ली, अगर उसे करंट दोगे तो बच्चे करंट तो उसके दोनों तरफ फैलेगा, इधर वाली साइड पे भी करंट आएगा, पीछे वाली साइड पे भी करंट आएगा। जितना चार्ज आगे है प्लस उतना ही पीछे होगा, क्योंकि मेटल यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है, पता होगा। अब जब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आपने दिया तो एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना होता गॉस के अकॉर्डिंग, तो डीए आपने यहाँ पे लिया छोटा सा एरिया, उसके बाहर की तरफ एक सिलेंडर के आकार का गॉसियन सरफेस बना, सेम जो गॉसियन सरफेस बेटा राइट साइड में बना वही लेफ्ट साइड में बनेगा, कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों तरफ प्लस है, इस वजह से यहाँ पे जो फेस एंड्स हैं, एक का नाम P डैश
और एक का नाम P, एक का नाम P और एक का नाम P डैश है। इन दोनों ही पॉइंटों पे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ। कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों तरफ से प्लस था ना, इधर भी प्लस बाहर, इधर भी प्लस इधर को बाहर। अब सभी बच्चे जानते हैं ये वाले सरफेस बेटा अगर नॉर्मल डालेगा तो डीए बाहर जाएगा, इस पे भी अगर नॉर्मल डालेगा तो डीए बाहर की तरफ जाएगा। कोई दिक्कत? सिलेंडर के आपको मैंने बताए थे फेस एंड के अलावा एक और पॉइंट होता है जहां पे फ्लक्स निकलता है। वो कौन सा सरफेस है? कर्व सरफेस। बेटा कर्व सरफेस चाहे यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी ले ले, एक्स वाई जेड, हर जगह सेम होगा। तो इस पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ जा रही है? बाहर। इस पे नॉर्मल डालेगा वो ऊपर को, तो 90 का एंगल बन गया। तो सीधी सी बात है, क्या समझी आपने? गॉसियन सरफेस, सिलेंडर के आकार के गॉसियन सरफेस के कर्व सरफेस पर फ्लक्स जीरो होता है हमेशा। ओके, करके देख लिया करो। फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण बाहर जा रहा है, एरिया वेक्टर डालेगा ऊपर को जाएगा नॉर्मल। चलिए, तो आपको फ्लक्स कहाँ मिला? केवल दो किनारों पर, P पर और P डैश पर। बाकी ये वाला पॉइंट का नाम मैं C रख रहा हूँ। चलो तो बेटा सीधा डेरिवेशन पे आ जा। टोटल फ्लक्स आपको फिर रिपीट कर दूं, डेरिवेशन के अंदर 2 नंबर का डेरिवेशन आता है। 2 नंबर में आधे नंबर का डायग्राम और 1.5 नंबर की जो 5 या 4 लाइन का आपने डेरिवेशन लिखा, हर एक लाइन आधा 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 नंबर होता है, या हर 6 लाइन का है तो हर एक 2 लाइन आधा आधा नंबर रखती है। तो ये स्टेप मार्किंग चलती है। मैं आपको पहले बता दूं, आप अगर डायग्राम की थ्योरी नहीं भी लिखोगे बेटा पूरे नंबर मिलेंगे, बेफिक्र रहो। सीबीएसई में नंबर नहीं कटते, डायग्राम की थ्योरी पे नंबर नहीं कटते, पूरे नंबर मिलते हैं। टोटल फ्लक्स फाई पी प्लस फाई पी डैश और तीसरा कौन है? फाई सी। फाई पी कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कॉस 0 प्लस अगला वाला फाई पी डैश। बेटा ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ई डी ए कॉस 0, इसे डायरेक्ट 0 कर दिया। इसे फ्लक्स को मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 90 का एंगल बनना था। डन। अब आप जानते हो ये दोनों फ्लक्स तो सेम है, तो फाई बराबर कितना आ गया? 2 ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ये दोनों सेम है ना, तो डबल हो जाएगा, तो फाई बराबर डबल कर दे। सभी बच्चों को पता है ये किसका ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है ये किसका एरिया है? टोटल शीट का। शीट का एरिया सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, उसे ए ही लेके चलो, ए ही लेके चलो उसे। तो फाई बराबर 2 ई ए। अब सब जानते हैं ये गॉस थ्योरम का है, गॉस थ्योरम का आपका एप्लीकेशन है। बेटा गॉस थ्योरम लगा दे, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुट इन इक्वेशन 1, यहां रख देना। तो 2 ई ए। अब ई बराबर कितना आया? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। सभी बच्चे जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। कौन सी डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ध्यान से देखो, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूफ। कितना आसान डेरिवेशन है। डन। तो बेटा ये शीट का डेरिवेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस इतना ध्यान रख, 2 फ्लक्स से दोनों जोड़ने हैं बस। तीसरा वाला तो 0 हो जाएगा, उसे लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे बस सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। ये 1.5 नंबर से ज्यादा नहीं आता, आधे नंबर का डायग्राम, 1.5 नंबर का डेरिवेशन बस। डन। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनता है। अगर 2 प्लेटें हैं, एक प्लस प्लेट और दूसरी माइनस प्लेट, उन प्लेटों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो एक बात आपको बता दूं, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर शीट नेगेटिवली चार्ज शीट है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम होता है, नो चेंज। तो याद ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट आल्सो सेम, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड में आया था ये 1 नंबर में कि नेगेटिवली चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा जो पॉजिटिवली चार्ज शीट का होता है। डन। रब कर दूं? बस डायग्राम की अगर बात की जाए, वो डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर जा रहा था वो अंदर को हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 1 नंबर में ही पूछा जाता है बस ये वाली बात कि माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम रहेगा, नो चेंज। तो बेटा अगला क्वेश्चन देख, कितना बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस पर। सुनिए, यहीं कहीं देख लो, 2 प्लेटें हैं, एक प्लस दूसरी माइनस। डन। दोनों प्लेटें
बिल्कुल सेम चार्ज गेन करती हैं, दोनों का एरिया सेम, दोनों पे चार्ज भी सेम बट अपोजिट इन नेचर। ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच सरफेस चार्ज डेंसिटी भी तो सेम रहेगी, प्लस वाले की प्लस में, माइनस वाले की माइनस में, लेकिन होगी सेम, सिग्मा सिग्मा। अब प्लेटों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है और प्लेटों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। डन, ये है क्वेश्चन। सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो लैंग्वेज कैसी आएगी? टू अपोजिटली चार्ज प्लेट, ओके, टू अपोजिटली चार्ज प्लेट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एंड आउटसाइड द प्लेट। ऐसे आपसे एक नंबर में पूछ सकता है। तो बच्चे सबसे पहले हम कहाँ निकालेंगे? इनसाइड, इनसाइड द प्लेट। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो प्लस चार्ज की प्लेट है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा बाहर की तरफ, तो प्लस वाली प्लेट की वजह से सब जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ जाती है। डन। सेम बेटा माइनस वाली प्लेट के कारण भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? माइनस की तरफ। समझ में आ गया? तो माइनस की प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस की तरफ जाएगी, माइनस के अंदर की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लस की वजह से बाहर जाएगी। तो क्या पाया भैया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर है। डन, दोनों सेम डायरेक्शन से जुड़ेंगे। अब तो कर ही दोगे आप। हाँ, प्लस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा माइनस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे होते हैं? सेम। तो आपका ये आंसर आया 2/ε0 पर। ये प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। आगे कैपेसिटर का डेरिवेशन आप करोगे जिसमें C बराबर ε0 A/d, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बेटा ये वाला यूज करना है। दो फॉर्मूले यूज करते हैं कैपेसिटर के डेरिवेशन में, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपन ε0, और दूसरा कौन सा प्रूफ यूज करते थे? पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद है V/d। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ लेके चलते थे तो प्लेटों जो कैपेसिटर की जो दो प्लेटें होती हैं, तो कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या प्रूफ आता था? कैपेसिटी का फॉर्मूला C = ε0 A/d। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला जो चैप्टर आपका चलेगा रिवीजन में, तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया ये मैं वो याद दिला रहा हूँ, वरना जब मैं आपको कराऊंगा रिवीजन में फिर आपको बताना पड़ेगा बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैंने सिखाया था। E बराबर σ/ε0। तो अब फिर दोबारा बता दूं, E बराबर σ/ε0 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम यूज करेंगे आगे अगले चैप्टर में। डन। अगला, हाँ भैया ये बताओ, प्लेटों के बाहर जल्दी से बताओ बच्चे, प्लेटों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना आएगा? खुद सोचो। 0, सब जानते हैं। प्लस की वजह से बेटा बाहर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक लाइन, माइनस की वजह से अंदर, और आप जानते हैं दोनों तो बराबर ही हैं, सेम है। यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, कट जाएंगे, तो यहाँ पर आउटसाइड 0 होता है। अब एक बात और सुन ले, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, ये चारों तरफ पॉइंट दे रखे हैं, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सब जगह 0 होगा। ये सब आउटसाइड ही तो है, ये सब आउटसाइड कहलाएगा। तो भैया ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे आपको सिखाया आउटसाइड अ प्लेट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ 0 होगा। पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर, ये वाला जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस केस में सब जगह आउटसाइड, सारा पॉइंट आउटसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ 0 होगा। किसी पॉइंट पे ले ले आउटसाइड द प्लेट। अब सुनो मेरी बात, आपने अभी अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ किया, एक प्लस एक माइनस, बेटा अगर दोनों ही प्लेटें प्लस प्लस हों और इसके अलावा सिग्मा अलग अलग हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद निकाल दोगे? एक बार बस एक के लिए बता देता हूँ, बाकी आप खुद सोच के है ना इसे एक्सप्लेन कर देना। देखो जल्दी से, ये भी आपके टॉपिक में है। एक प्लेट है प्लस σ1, दूसरी प्लेट बच्चे प्लस σ2। ओके, अब आप देख सकते हो σ1 और σ2 अलग अलग होने का मतलब जानते हो? इसका मतलब एक प्लेट तो या तो बड़ी होगी, एक प्लेट छोटी होगी, एरिया डिफरेंट कर दे। चार्ज अगर सेम है लेकिन एरिया डिफरेंट है तो बताओ सिग्मा चेंज नहीं हो जाएगा? क्योंकि सिग्मा बराबर बेटा Q/A होता है। एक मोटी प्लेट एक पतली प्लेट है, तो σ1 और ये σ2 हो गया, दोनों प्लेटें अलग अलग। एक प्लेट और दोनों प्लेटों में से प्लस प्लस चार्ज है, बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए? अब 0 नहीं आने का, प्लस की वजह से बाहर जाएगी, ये वाले प्लस की वजह से ये दूर, ये भी बाहर की तरफ जाएगी,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है P पॉइंट पर E1 माइनस E2 मिलेगा, है ना। अब E1 और E2 बच्चे दोनों ही अलग हैं, कैसे? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट की वजह से होता है, माइनस और सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ये दूसरी प्लेट की वजह से होता है, याद आया। तो एक प्लेट की वजह से E1 सिग्मा 1 दिस, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। जीरो कब होता? जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होते, कट जाते तो जीरो अंडा आ जाता। आउटसाइड द प्लेट खुद निकाल लोगे आप। आउटसाइड द प्लेट ऐसी बता दे जल्दी से क्या होगा? प्लस की वजह से बाहर, प्लस की वजह से बाहर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E1 प्लस E2 बेटा ये सेम, बस यहाँ बीच में प्लस कर दे, कोई दिक्कत? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उंगलियों पे नापती हैं, तो डेरिवेशन तो उंगलियों पे एकदम जल्दी जल्दी कर दिया करो। असली है डेरिवेशन के बाद के न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए तो अब आ जाओ जल्दी से इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। शीट का डेरिवेशन अभी अभी आपने जो सीखा, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, एक मेटल की शीट है, ये बेटा एक मेटल की शीट है और इसे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज किया गया है, इस शीट को नेगेटिव चार्ज किया गया है और इस शीट से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वायर है। बोर्ड में आया था, छोटा सा क्वेश्चन है, अब सुन लो। सॉरी, x y और ये z, ये a है, ये 2 mm की दूरी पर है। अब जल्दी से इसका आंसर आप एक लाइन में बताओ। ये शीट वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चे आपको दे रखी है 2 × 10⁻20। डन। ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, क्लियर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब यह सवाल में आपसे कहता है कि इस शीट से लेफ्ट साइड में एक ए पॉइंट है 2 mm की दूरी पर, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? और इस शीट से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वायर है XYZ, तो इस वायर के किस पॉइंट पर X, Y और Z, इन तीनों पॉइंटों में से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वही होगा जो ए पॉइंट पर है? क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले। क्वेश्चन में दो बात पूछी है, पहले ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। एक मिनट रुक जाओ, इसे मिटा दूं। तो बच्चे सबसे पहले आपसे कहा गया है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपने क्या पाया? इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन अ डिस्टेंस। फॉर शीट, शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, एक क्वेश्चन इसके बाद और बताऊंगा मैं आपको अभी। हाँ बच्चे, सिग्मा है 2 × 10⁻20 अपॉन 2 × एप्सिलॉन नॉट 8.854 × 10⁻12। बेटा सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, कर लोगे तो कैलकुलेट आप, छोटी सी बात है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया ए पॉइंट पर, अब ये बता 50 सेंटीमीटर की दूरी पर जो एक वायर है जिसके ऊपर 3 पॉइंट है XYZ, तो भाई इन तीनों XYZ तीनों पॉइंटों में से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम यही होगा? वाई पे होगा। क्यों होगा? रीजन बताओ। गॉसियन सरफेस, हाँ इसके रीजन में आ रहा है ना, ये रहा गॉसियन सरफेस बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम एट वाई पॉइंट। लिख दोगे? बस ये था इसका क्वेश्चन, एट वाई। सब नोट्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं अभी आपको जल्दी रिपीट क्वेश्चन को ऐसी ओरली डिस्कस कर लेता हूँ, ये सब नोट्स के अंदर लिखे हैं, बेफिक्र है। तो बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया? और क्यों आएगा इसका रीजन भी आपने बता दिया, बिकॉज इट लाई बिटवीन द गॉसियन सरफेस, ओके, प्रोड्यूस बाय द शीट। अब अगला सवाल बता जल्दी से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 3 नंबर में था, कुछ भी नहीं है सवाल में और 3 नंबर में आता है। अब सुनो, डेरिवेशन में ज्यादा समय लग जाएगा, न्यूमेरिकलों में समय ना लगता है बोर्ड में। केवल और केवल आपको बताऊं बेटा 6 नंबर के, 5 से 6 नंबर के ही न्यूमेरिकल आते हैं टफ, जिसे कहते हैं ना धातु, वही डिसाइड करते हैं 6 नंबर के न्यूमेरिकल की बच्चा 90 प्लस जाएगा या 90 से नीचे रह जाएगा, क्योंकि एक आध बीच में बच्चा है ना गड़बड़, एक आध क्वेश्चन की तो गड़बड़ वैसी कर देता है। लेकिन जो असली क्वेश्चन गलत होते हैं वो 6 नंबर के 2 न्यूमेरिकल आते हैं, 3-3 नंबर के, वो थोड़े टफ होते हैं। याद है टफ वाले लेवल का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पेंडुलम वाला, इस टाइप का,
आगे चल के और भी आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा टफेस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 चैप्टर हैं आपके, एक है लेंस, लेंस के ऊपर बेस्ड, और दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स के अंदर। उनके न्यूमेरिकल 3 नंबर के ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। डन। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना हो आपसे, सब कर दोगे। डन। बेफिक्र रहे, आप जिस लेवल पे जिस तरीके से आपने स्टडी करी है, अच्छे से नोट्स रिवाइज करते चलो। गारंटी बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपको चाहे पिछले साल के भी दिखा दूंगा, नोट्स में सारे लिखे रहते हैं। ओके, नोट्स से बाहर नहीं आएगा, या नोट्स के अंदर जो कराया गया उसके जैसा क्वेश्चन आ जाएगा। पहला काम आपको अपने नोट्स याद करना है। जिसने नोट्स रिवाइज कर लिए, याद कर लिए, वो बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद बेटा एग्जाम आइडिया हो चाहे एसएलआर हो, सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे तुम। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन, ए लड़के पीछे देव, इधर देखो। आपके पास बच्चे एक शीट दे रखी है, अपना दिमाग लगा के बताना। चलिए नेगेटिवली चार्ज शीट है, इसके दोनों तरफ बच्चे एक डायपोल दे रखा है, दोनों तरफ। हाँ, ये दोनों तरफ ही डायपोल दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है, इन दोनों में से कौन से वाला डायपोल स्टेबल कंडीशन में रहेगा और कौन सा अनस्टेबल में रहेगा? सोच के बताना, तुक्का मत मानना, सोच के बताना। कौन सा वाला स्टेबल, कौन सा वाला अनस्टेबल? तो बता। उसका आंसर दोनों स्टेबल क्यों आ रहा है? तुम्हारा आंसर अलग आ रहा है। मैंने भी क्या बोला था, शीट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, और वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ सब जगह सेम है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल स्टेबल में है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ना माइनस शीट की वजह से। तो बच्चे ये दोनों ही स्टेबल कंडीशन में है। आई बात समझ में? यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है। डन। अब देख इधर, ये प्लस चार्ज है। अरे वायर है, वायर के केस में होगा ऐसा, एक डायपोल यहाँ पे है और एक डायपोल यहाँ पे। अब बताओ, वो शीट वाला था, अब मैंने वायर ले लिया। अब इनमें से कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल? सोच के बताओ। अब सुनो, ये आप जानते हो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं। डन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, सेम। यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, क्योंकि वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, याद है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी पर। तो दोनों ही अनस्टेबल रहेंगे, दोनों ही अनस्टेबल है। ओके, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। बात समझ में आई? और दूसरी बात, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बनता है, डायपोल की वजह से प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। लेकिन ये इस पॉजिटिवली चार्ज लीनियर वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, वो दोनों अलग अलग है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होने के कारण दोनों ही अनस्टेबल अवस्था में रहेंगे। अनस्टेबल। तो याद रखना, शीट की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वायर की वजह से नॉन यूनिफॉर्म बनता है। हर पॉइंट पे अलग अलग, क्यों? वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना। वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और शीट के लिए वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले बेटा डिस्टेंस होती ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डिस्टेंस होती ही नहीं है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। पॉइंट क्लियर हो गया? छोटा सा क्वेश्चन है ये आपका, उसमें 2019 या 20 के है ना, सैंपल पेपर में था, बोर्ड में नहीं आया, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। अब सुनो, शीट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, और भी बहुत सारे शीट वाले, बेफिक्र रहो, नोट्स में करा रखे हैं। अब लास्ट डेरिवेशन फाइंड अप करते हैं, जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। लास्ट डेरिवेशन, टाइम है अपने पास? टाइम अप हो गया? देख, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, या फिर ऐसा करें, कल आपका 5 मिनट के अंदर डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, और कल आपको एग्जाम आइडिया के और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं और फर्दर। डन। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे कल।